नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मसूरी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के सेवा सुशासन एवं समर्पण अभियान के तहत बहुउद्देशीय सेवा शिविर का आयोजन किया गया। राधा कृष्ण मंदिर परिसर में आयोजित शिविर का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने किया। शिविर में 33 सरकारी विभागों ने एक ही स्थान पर लोगों को विभिन्न योजनाओं और सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराया। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्वयं लोगों की समस्याएं सुनी और कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण कराया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिविर में पेंशन, आयुष्मान कार्ड, आधार, राशन कार्ड, विभिन्न प्रमाण पत्र, रोजगार, बैंक ऋण और किसान कल्याण योजनाओं सहित कई सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई गई, जिनका बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ उठाया। गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार लगातार जनहित के फैसले ले रही है। उन्होंने बताया कि मसूरी के बहुप्रतीक्षित बिलाड़ू स्टेडियम निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है। वन विभाग ने एनओसी मिलने के बाद जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करने की बात कही। साथ ही उन्होंने भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष सौरभ बहुगुणा को शुभकामनाएं देते हुए युवा नेतृत्व पर विश्वास जताया। सेवा, सुशासन और समर्पण दो धामी सरकार का संकल्प है। धामी जी को मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए 5 साल पूरे हुए हैं और 5 साल के अंदर लगातार जनता के बीच में जाकर जनता की समस्या का समाधान धामी सरकार कर रही है। आज यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है, जो औरों के लिए नजीर बन गया है। आज सख्त नकल कानून लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड बना है, जो औरों के लिए नजीर बन गया है। धर्मांतरण कानून, दंगा विरोधी कानून, 34,000 लोगों को इन 5 सालों में नियुक्ति मिली है। और सबसे बड़ी बात, एक संवेदनशील सरकार का परिचय। देखिए, आपदा को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन आपदा के बाद जब सरकार के मुख्यमंत्री, सरकार के मंत्री, सरकार के चेयरमैन, सरकार के अन्य अधिकारी जब जनता के बीच में होते हैं तो लगता है जनता की सरकार हमारे साथ है और ये काम पूरी ईमानदारी से हमारी सरकार कर रही है। सुशासन कार्यकाल रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये आज बहुउद्देशीय शिविर यहाँ पे आयोजित किया गया है। सरकार जनता के द्वार, सरकार की मंशा है कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं जो आम जन तक पहुंचनी चाहिए, किसी वजह से नहीं पहुंच पा रही है, तो इन कैंपों के माध्यम से विभिन्न विभागों को एक ही छत के नीचे ला करके लोगों तक इन योजनाओं को पहुंचाएं, ताकि लोग घर बैठे इन योजनाओं का लाभ उठा सके। आपने आज देखा होगा कि विभिन्न विभाग यहाँ पर उपस्थित थे। यहाँ पे बहुत अच्छा आज कार्यक्रम भी चला और अभी तक लगभग 351 लोगों ने इस कैंप का लाभ उठाया है। मुझे उम्मीद है कि शाम तक बहुत सारे लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के इस कैंप का लाभ उठाएंगे। लेकिन सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो जनता के द्वारा चुने गए हैं, वो 24 घंटे लोगों के बीच में है, जनता के बीच में है। ऐसे में ये बिल्कुल ये जो विधायक जी, माननीय मंत्री जी के द्वारा जो यहाँ निर्देश दिया गया है अधिकारियों को, मुझे लगता है बिल्कुल सही निर्देशित किया गया है कि अधिकारी अगर जनता के बीच नहीं रहेंगे, जनता का काम नहीं करेंगे, तो फिर उन अधिकारियों की ज़रूरत ही क्या है। इसलिए मेरा भी निवेदन है, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने आज निर्देशित किया है अधिकारियों को, मेरा भी निवेदन है कि जो जनता के जो काम है, जनता को उन कामों में सुविधा होनी चाहिए, जनता के वो काम होने चाहिए, ना कि उनको हर छोटे काम के लिए देहरादून दौड़ना पड़े, कागजी कार्रवाई में ना उलझाए। ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि आम जन के जो कार्य है वो आसानी से सुविधाजनक तौर पर। वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में हाल ही में हुई फायरिंग और जानलेवा हमले के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कई पुलिस टीमों का गठन किया गया था। पुलिस के अनुसार 5 जुलाई 2026 को ग्राम बरी अंजनिया निवासी चंद्रबदन जोशी ने कोतवाली खटीमा में तहरीर देकर बताया था कि कुछ लोग वाहन से पहुंचे, गाली गलौज की और उनमें से एक आरोपी ने तमंचे से फायर कर दिया। हालांकि फायरिंग में वो बाल बच गए। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों के करीब 200 से 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और लगातार दबिश देकर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। निर्णय क्षेत्र में जो फायरिंग घटना हुई थी उसमें दिनांक 5/7/26 को जो हमें तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें उनके द्वारा कहा गया था कि एक व्यक्ति के द्वारा कोई गाड़ी आई और एक व्यक्ति जो है गाड़ी से बाहर निकल के हवा में फायरिंग की और उसको साथी भी मौके पर मौजूद थे। उक्त घटना में गाड़ी और व्यक्ति की पहचान लोकल लोगों के द्वारा नहीं की जा सकी, लेकिन पुलिस के द्वारा सीसीटीवी कैमरा और मुखबिरों आदि की इंफॉर्मेशन के द्वारा इनके बारे में सूचना एकत्र की गई। अभी हाल ही में हमारे द्वारा जो मुख्य अभियुक्त जो गोली चलाने वाला अभियुक्त था, जिसके पास जिसने गोली चलाई थी, उससे तमंचा भी बरामद किया गया और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया, साथ ही उसके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में एक अन्य अभियुक्त जिसका नाम तरुण सिंह उर्फ लखा पुत्र मक्खन सिंह था, तो इसका नाम भी प्रकाश में आया। तो पुलिस टीम का गठन करके तुरंत इसी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किए गए और पुनः हमारे मुखबिरों के माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से, डंप डेटा के माध्यम से जानकारी इकट्ठा की गई और फिर अल्टीमेटली इसको जो है गिरफ्तार कर दिया गया और गिरफ्तार अभियुक्त को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये व्यक्ति, इसका पूरा नाम है तरुण सिंह उर्फ लखा पुत्र मक्खन सिंह, निवासी मलिक नजीर थाना नानकमत्ता। वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के खटीमा से वन्य जीव संरक्षण से जुड़ी एक गंभीर घटना सामने आई है। खटीमा रेंज के उत्तरी बनबसा कंपार्टमेंट नंबर 5 से सटे क्षेत्र में एक नर हाथी मृत अवस्था में मिला है। प्रारंभिक जांच में हाथी की मौत करंट लगने से होने की आशंका जताई जा रही है। मामले में वन विभाग ने खेत स्वामी दौलतराम को मुख्य आरोपी मानते हुए गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। जानकारी के अनुसार रविवार को शारदा नहर के किनारे सुरंग के पास स्थित खेत में करीब 10 से 15 वर्ष आयु का नर हाथी मृत मिला। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम रेंजर हरेंद्र बिष्ट के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र की बैरिगेटिंग कर जांच शुरू की। बाद में डीएफओ हिमांशु बागड़ी समेत वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। जांच के दौरान घटनास्थल के आसपास बिजली के तार मिलने से प्रथम दृष्टया करंट लगने की आशंका मजबूत हुई। वन विभाग ने साक्ष्यों के आधार पर खेत में करंट वाले तार लगाए जाने की जांच की और खेत स्वामी दौलतराम को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई की। फिलहाल हाथी की मौत के सही कारणों को पता लगाने के लिए विस्तृत जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। ये कल हमारी गोशीकुआं बीट में शारदा नहर के किनारे एक मृत हाथी मिला था, जिसकी हमने पोस्टमार्टम करवा लिया है और उसके पास में ही जिनके खेत थे दौलतराम और वो वहाँ पर रह भी रहे थे, तो उनने प्रारंभिक जांच में उनके द्वारा एक तार लगाया गया था खेत के चारों तरफ फसल को बचाने के लिए और उसको अपने घर के विद्युत कनेक्शन से जोड़ा गया था, जिसमें करंट चल रहा था और मौके पर भी हमको एक तार मिला था हाथी के मृत शव के पास से, उसको हमने अपने कब्जे में ले लिया है और जो दौलतराम है उनके उसमें अभियोग दर्ज करा के उन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया। वन्य जीव अधिनियम के तहत उसमें कार्रवाई होगी, इसमें जांच अधिकारी नियुक्त, प्रभारी वन अधिकारी जांच अधिकारी नियुक्त करेंगे। वहीं मसूरी में बिजली उपभोक्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करने और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से यूपीसीएल ने बिजली घर घर संवाद हर द्वार अभियान चलाया। इस दौरान ऊर्जा भवन से पहुंचे वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न इलाकों में घर घर जाकर उपभोक्ताओं से मुलाकात की और बिजली आपूर्ति, बिलिंग, वोल्टेज सहित अन्य समस्याओं की जानकारी मिली। अभियान के दौरान अधिकांश उपभोक्ताओं ने यूपीसीएल की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि खराब मौसम और आपदा जैसी परिस्थितियों में भी विभाग बिजली आपूर्ति को जल्द बहाल करने का काम करता है। वहीं स्थानीय लोगों ने सड़क चौड़ीकरण के बाद बीच सड़क पर खड़े बिजली के पोलों की समस्या प्रमुखता से अधिकारियों के सामने रखी। इस पर अधिकारियों ने बताया कि संबंधित विभाग से औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद नियमानुसार पोलों का स्थानांतरण कराया जाएगा। मुख्य अभियंता राजकुमार ने बताया कि मसूरी में जल्द ही स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पहले चरण में जनप्रतिनिधियों और कुछ चयनित उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे ताकि लोग पुराने और नए मीटर की कार्यप्रणाली और बिलिंग की तुलना स्वयं कर सकें। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियां पूरी तरह से निराधार हैं। इससे उपभोक्ताओं को पारदर्शी और सटीक बिलिंग के साथ बिजली खपत की वास्तविक जानकारी मिल सकेगी। विभाग ने यह भी भरोसा दिलाया कि बिल, मीटर या वोल्टेज से जुड़ी किसी भी शिकायत का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब सड़कों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। मसूरी कैंपटी मार्ग पर कई स्थानों पर सड़क
क्षतिग्रस्त हो गई है, जबकि भूस्खलन और मलबा आने से यातायात बाधित हो गया। प्रशासन और लोक निर्माण विभाग राहत कार्य में जुटे हैं। लगातार बारिश के चलते जीवन आश्रम से मसूरी बैंड के बीच सड़क कई जगह से टूट गई, जबकि NH 707A के गश्ती बैंड के पास बने वैकल्पिक मार्ग पर भी भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर आने से आवाजाही प्रभावित हुई। रात भर लोक निर्माण विभाग की टीमें JCB मशीनों की मदद से मलबा हटाने में जुटी रही, लेकिन लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण मार्ग को तुरंत खोलना संभव नहीं हो सका। बारिश थमने के बाद राहत कार्य में तेजी लाई गई और सड़क को जल्द यातायात के लिए बहाल करने का प्रयास किया गया। टिहरी पुलिस ने फिलहाल मार्ग को असुरक्षित बताते हुए चारधाम यात्रा पर यमुनोत्री जाने वाले श्रद्धालुओं और अन्य यात्रियों से विकासनगर मार्ग का इस्तेमाल करने की अपील की है। वहीं कैंपटी थाना प्रभारी योगेंद्र गोसाई ने लोगों से खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन की ओर से जारी ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने की अपील भी की। लगातार बारिश के कारण मसूरी और आसपास के इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने संवेदनशील स्थानों पर मशीनें तैनात कर दी हैं और हालातों पर लगातार नजर रखी जा रही है। वहीं मसूरी के निकट स्थित खेतवाला गांव में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। निर्माणाधीन संपर्क सड़क से निकला मलबा और भूस्खलन गांव के लिए बड़ी आफत बन गया है। मुख्य मार्ग कई जगह टूट गया है और गांव का संपर्क लगभग कट चुका है। लगातार बारिश के बीच करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से बन रही संपर्क सड़क से निकला मलबा खेतवाला गांव के लिए मुसीबत का कारण बन गया है। गांव को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग कई स्थानों पर ध्वस्त हो गया है, जबकि सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर और भारी मलबा आने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई है। पहाड़ी पर लटके विशाल पत्थरों के कारण हर समय बड़े हादसे का खतरा बना हुआ है। सड़क बंद होने के बाद ग्रामीणों, खासकर महिलाओं ने खुद जंगल के बीच झाड़ियां और घास काटकर पैदल रास्ता तैयार किया है, ताकि स्कूली बच्चे, मजदूर, बुजुर्ग और अन्य ग्रामीण किसी तरह अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। ग्रामीणों का कहना है कि अगर किसी गर्भवती महिला, गंभीर मरीज या आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना पड़े तो हालात बेहद भयावह हो सकते हैं। ग्रामीणों ने निर्माण एजेंसी पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सड़क निर्माण के दौरान निकले मलबे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण नहीं किया गया। पहली ही बारिश में यही मलबा बहकर कंपनी गार्डन और आसपास के गांव को जोड़ने वाले मार्ग पर फैल गया। इतना ही नहीं, मलबा रसपना नदी तक पहुंच रहा है, जिससे पर्यावरण और वन संपदा को भी नुकसान होने की आशंका बढ़ गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल मार्ग बहाल करने, मलबा हटाने और पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लोग जो है अपना जो राशन पानी भी यहाँ से जाता था, वो राशन पानी भी लोग कंधों में ढोके ले जा रहे हैं। और इसमें जो है प्रत्येक बुजुर्ग भी है, बड़ा भी है, छोटा भी, बच्चा भी है। और मेन हमारा शिक्षा में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन पर ही ज़्यादा हमारा वो था कि अब परसों की बात बता रहा मैं, मेरा लड़का स्कूल जा रहा वो कीचड़ में फंस गया। स्कूल वाले ने क्या बोला कि उसे स्कूल से आउट कर दिया। आपके सामने है गांव के जो मुख्य मार्ग हैं वो सारे बंद पड़े हैं। सुबह हम स्कूल बच्चों को कंधे पे उठा के स्कूल लेके जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि कीचड़ में बच्चे पूरे ड्रेसेस और जूते पूरे ख़राब हो जाते हैं और उसके बाद भी कई बार 10 मिनट 15 मिनट लेट हो जाते हैं, फिर वापस उनको लेके आना पड़ता है। जनप्रतिनिधि जो हमारे प्रधान हैं विक्रम रावत जी, वो तो इस पे लगातार काम कर ही रहे हैं। कि आप सब देख रहे हैं कि अभी तो बरसात का शुरुआत के दिन ही है। मेरे हिसाब से क्या 1 हफ्ता 7 दिन ही बारिश हो रही है और यहाँ की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि लोगों को यहाँ से विस्थापन करना पड़ रहा है, मतलब अपने बच्चों को लेके। यहाँ पे जो हमारी ये PWD के द्वारा जो रोड बनी गई थी, वो रोड से जो है कीचड़ हो रखा है पूरा। तो सुबह को जो बच्चे आते हैं तो बच्चे भी जो है पूरे मिट्टी से वो हो जाते हैं, तो उन्हें स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे जो है हम इस बारे में जो है मंत्री जी से मिले थे। यहाँ एक रास्ता ये खेतवाले का है, यही सामने जो दिख रहा है खेतवाले का रास्ता है, उसका जो है पुस्तक टूट गया था पिछले साल। तो उस सिलसिले में मंत्री जी से मिला था। मंत्री जी ने जो है केवल PWD के लिए लिख दिया था और अब शासन दिया गया है कि हो जाएगा। तो देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि छोटे छोटे बच्चे, वो बच्चे स्कूल डेली उनका आना जाना, रोजगार का यहाँ पे कोई साधन नहीं है। रोजगार के लिए सब मसूरी जाते हैं सारे, कोई स्कूल्स में जाता है, कोई होटल्स में जाता है, कोई दिहाड़ी मजदूरी के लिए जाते हैं। तो सब लोग मतलब यहाँ से रोज सुबह निकलते हैं, लेकिन स्थिति आपके सामने है कि रोड किस तरीके से टूटी। सुबह सबका टाइम होता है कि भाई चलो बच्चों को स्कूल टाइम पर पहुँचाना है, लेकिन कहाँ पहुँचा पाते हैं। स्कूल में जाकर के टीचर्स के अलग पेड़ झाड़ खाते हैं कि भाई आप लेट क्यों आए, बच्चों को लेके आप बच्चे को वापस लेकर के जाओ, कई तरीके की बातें हैं। अच्छा, सबसे मेन बात फिर जो बीमार है लोग, मेरा साला खुद बीमार है, लेकिन क्या करें सर, अब वो बीमार तो 10 कदम भी नहीं चल पा रहा है उसको लेकर के। अब इस स्थिति में अगर कहीं पे उसकी कोई तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती है, ख़राब हो जाती है या कोई
वहीं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के उपलक्ष्य में देहरादून से सोमनाथ तक विशेष रेल यात्रा का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शामिल होकर विशेष रेल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया और यात्रियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सोमनाथ मंदिर भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। गंगा मैया की सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के उपलक्ष्य में विशेष रेल यात्रा के आज शुभारंभ अवसर पर मंच पर आसीन यहाँ के हमारे बहुत ही लोकप्रिय और जुझारू विधायक आदरणीय ब्रजभूषण गैरोला जी, कपकोट विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री सुरेश गढ़िया जी, महापौर देहरादून भाई सौरभ पटियाल जी, सरकार में संस्कृति विभाग को देखने वाली हमारी बहन मधु भट्ट जी, सुश्री विनीता श्रीवास्तव जी और सचिव श्री युगल किशोर पंत जी और मेरे सामने बैठे हुए हमारे बाबा दर्शन भारती जी, श्री कुलदीप बुटोला जी, माधव सेमवाल जी, जयन नोटियाल जी, मथुरा दत्त जोशी जी, श्री मुलायम सिंह रावत जी और सभी हमारे इस क्षेत्र के सभी हमारे प्रतिनिधिगण, हमारे यहाँ के पार्षदगण, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और उत्तराखंड से आज विभिन्न क्षेत्रों से इस यात्रा में सम्मिलित होने वाले सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर देवभूमि उत्तराखंड से सोमनाथ को दर्शन करने जा रहे सभी पूज्य संतगण, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और सभी युवा एवं सभी श्रद्धालुओं का मैं आज इस अवसर पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मुझे प्रसन्नता है कि आज 700 यात्री विभिन्न वर्गों के 6 दिवसीय यात्रा में इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं, जिसमें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हमारी बहनें, विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं, पूज्य संतगण हैं और समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। और इस महत्वपूर्ण पहल के लिए मैं संस्कृति विभाग को भी साधुवाद देता हूं और आप सभी यात्रियों के मंगलमय, सुरक्षित और सुखद यात्रा के लिए भगवान सोमनाथ जी और बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं। भाइयों बहनों, ये कोई सामान्य यात्रा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान को प्रदर्शित करने वाली एक विशिष्ट यात्रा है जो देवभूमि उत्तराखंड से सोमनाथ को जाएगी। यानी ये कह सकते हैं हम कि केदारनाथ जी से सोमनाथ जी को जोड़ने वाली यात्रा, आदि कैलाश से सोमनाथ जी को जोड़ने वाली यात्रा, ये गंगा के प्रदेश, यमुना के प्रदेश देवभूमि से सोमनाथ की भूमि को जोड़ने वाली पवित्र यात्रा है। क्योंकि ये यात्रा हमारी हजारों वर्ष पुरानी सनातन परंपराओं और गौरवशाली विरासत को जोड़ने का कार्य करेगी। और सोमनाथ जी हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं और सोमनाथ का मंदिर भारत की उस अटूट श्रद्धा, विश्वास का प्रतीक है जिसे न तलवारें झुका सकी, न समय की आधियां मिटा सकी। वो भगवान सोमनाथ का पवित्र स्थल है। और सोमनाथ ने आक्रमण, विध्वंस और अपमान के बाद भी पूरे विश्व को पुनरुत्थान और संकल्प का संदेश दिया। ये स्वाभिमान पर्व सोमनाथ जी का ये हमें ये बताता है कि भारत चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, वो टूटता नहीं है, बल्कि हर चुनौती के बाद और मजबूती से खड़ा हो जाता है और तेजी से आगे बढ़ जाता है। इसलिए ये पर्व राष्ट्रबोध का अनुभव कराने का भी विशेष पर्व है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत के सांस्कृतिक वैभव का एक स्वर्णिम काल आ गया है। हमारी संस्कृति का गौरव पूरे विश्व के अंदर गुंजायमान हो रहा है। सनातन की पताका चहु ओर फहरा रही है। इतना ही नहीं, आज देश के प्राचीन मंदिरों का जिस प्रकार से नवनिर्माण, पुनर्निर्माण हो रहा है, वो भूतो न भविष्यति। क्योंकि मंदिर हमारे लिए केवल एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति के
हमारी आस्था और श्रद्धा के वो जीवन रेखा है। इसलिए हमें याद रखना होगा कि लंबे समय तक हमारी महान सांस्कृतिक विरासत और आस्था के केंद्रों को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो वास्तविक हकदार थे। जिन मंदिरों ने हजारों वर्षों तक भारत की सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना को जीवित रखा, उन्हें उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। परंतु आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या से सोमनाथ तक, केदारनाथ जी से लेकर काशी विश्वनाथ तक और महाकाल से बद्रीनाथ धाम तक मंदिरों का जो कायाकल्प हो रहा है, वो भारत की सांस्कृतिक पुनर्जागरण यात्रा का प्रतीक है। पहले मंदिरों के अस्तित्व पर आप सबको याद होगा, एक समय भारत के मंदिरों पर, उनके अस्तित्व पर, सम्मान पर प्रश्न चिन्ह उठाए जाते थे और आज भारत के मंदिरों के गौरव और भव्यताओं का उत्सव मनाया जाता है। जब मैं यहाँ आया, सच में मैं आप सबको देखकर आप सब इतने जोश से नारे लगा रहे थे, इतने प्रफुल्लित थे। सच में यही जो है हमारी भव्यता का उत्सव है, हमारे सनातन की भव्यता का एक शानदार उदाहरण सारी दुनिया के समक्ष है। और यही भारत के बदलती हुई तस्वीर है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार भी देवभूमि को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए और उसको उस दिशा में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जहां हम केदारखंड, माधवखंड के सभी मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए, उनके विस्तारीकरण के लिए काम कर रहे हैं, वहीं यही देहरादून के हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार का कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा हरिद्वार, ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर के निर्माण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। भाइयों बहनों, हमने भारतीय संस्कृति और दर्शन और इतिहास के गहन अध्ययन के लिए, शोध के लिए दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदी स्टडीज की स्थापना की है। हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक और डेमोग्राफी को संरक्षित करने के लिए भी पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही ये तय किया था कि देवभूमि के मूल स्वरूप के साथ किसी भी प्रकार की जो छेड़छाड़ करेगा उसके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। इसी संकल्प के तहत हमने प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया, सख्त दंगा रोधी कानून लागू किया, ताकि कोई भी ताकत समाज को तोड़ने का दुस्साहस न कर सके। लैंड जिहाद, लव जिहाद, मजार जिहाद और थूक जिहाद जैसी राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी मानसिकताओं के खिलाफ न केवल हमने कानून बनाया, बल्कि सख्त से सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित की है। लैंड जिहाद के खिलाफ हमने पूरे प्रदेश के अंदर अभियान चलाकर 13,000 एकड़ से भी अधिक सरकारी जमीनों को इन लैंड जिहाद से मुक्त कराने का काम किया है। लैंड जिहादियों के पंजे से इसको मुक्त कराया है। और ये सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं है, बल्कि देवभूमि की पवित्रता और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा का अभियान है। इसके अलावा हमने प्रदेश में पूरे देश के अंदर सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके ये साफ कर दिया कि उत्तराखंड में अब अलग अलग कानून नहीं चलेंगे, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड में निवास करने वालों के लिए सबके लिए एक समान कानून लागू होगा। भाइयों बहनों, कुछ लोग मदरसों की आड़ में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। हमने बिना किसी दबाव में आए, बिना किसी राजनीतिक नफे नुकसान की परवाह करते हुए 250 से भी अधिक ऐसे मदरसों को ताला लगाने का काम किया है। और शिक्षा के नाम पर, क्योंकि हम देवभूमि में शिक्षा के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमने राज्य में मदरसा बोर्ड समाप्त करके अल्पसंख्यक शिक्षा का पहली बार देश में सबसे पहले प्राधिकरण बनाने का भी काम किया है, जो ये सुनिश्चित करेगा कि शिक्षा राष्ट्र निर्माण का माध्यम बने, न कि कट्टरता का। भाइयों बहनों, हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड ऐसा राज्य बने जहां आधुनिकता और सनातन संस्कृति दोनों साथ साथ आगे बढ़े और इस लक्ष्य की प्राप्ति